वित्त मंत्री ने कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और बिजली क्षेत्रों के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों की घोषणा की। वित्त मंत्री की घोषणाओं से लोगों को कारोबार का मिलेगा मौका और लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। कोयला क्षेत्र में उपलब्धता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने व्यावसायिक खनन को दी मंजूरी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा। 50 ब्लॉकों में निजी क्षेत्रों को तत्काल खनन की पेशकश। सरकार ने रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की। अंतरिक्ष परियोजनाओं में निजी भागीदारी को भी मिली हरी झंडी। नागरिक उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों में की गई कमी। आरोग्य संबंधी आणविक अनुसंधान में होगी निजी क्षेत्र की भागीदारी। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने के लिए तैयार। 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 15 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे अपने घर। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन कर रहे हैं सफर। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 31 देशों में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी। 306 भारतीय नागरिकों को लेकर लंदन से दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस जलाश्व 588 भारतीयों के साथ मालदीव से हुआ रवाना। एनडीएमए ने प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की विकसित। बेहतर समन्वय, आवाजाही पर निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी सुनिश्चित। भारत में कोरोना के कुल 53,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। 2,752 लोगों की मौत। 30,152 मरीज संक्रमण से मुक्त। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 35.09%। स्वास्थ्य सचिव ने की लगभग 80% मामलों में योगदान देने वाले 30 नगरपालिका क्षेत्रों में प्रबंधन का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक। और दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 40 लाख के पार। महामारी की चपेट में आने से 3,11,000 लोगों की हुई मौत। करीब 17 लाख लोग उपचार के बाद हुए ठीक। नेपाल में कोरोना वायरस से हुई पहली मौत। वहीं आपातकाल की स्थिति को 1 महीने और बढ़ाने के पक्ष में स्पेन। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में उपलब्धता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने वाणिज्यिक खनन को मंजूरी दी है। कोयला क्षेत्रों के आसपास निकासी बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ आवंटन की घोषणा की। वहीं अब साझा राजस्व व्यवस्था के तहत ज्यादा कोयला बाजार दाम पर उपलब्ध होगा। कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने खनिज क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को लाए जाने की भी घोषणा की है। सुधारों के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। बॉक्साइट और कोयले की संयुक्त नीलामी होगी। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इस क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की भी घोषणा की है। आयुध की आपूर्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।
वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि देश में पीपी के तहत 6 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। देश में ही विमानों के रखरखाव और मरम्मत को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 1000 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी। पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विमानों की जांच, मरम्मत, रखरखाव का वैश्विक हब बनेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ पॉलिसी में सुधार किया जाएगा। कंपनियों को उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा। सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेगी। ऐसी नीतियां लाई जाएंगी जिससे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बिजली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। निजी कंपनियां इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। जियो स्पेशल डेटा के लिए उदार नीति लाई जाएगी ताकि हमारे स्टार्टअप को विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेडिकल आइसोटोप बनाने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना होगी। इससे कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में दुनिया को मदद मिलेगी। अभी परमाणु ऊर्जा पूरी तरह सरकार के पास है। जल्दी खराब होने वाली सब्जियों के लिए विकिरण तकनीक के माध्यम से एक खाद्य संरक्षण बनाया जाएगा। इससे फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा और प्याज जैसी उपज का लंबे समय तक भंडारण हो सकेगा। स्टार्टअप को देश की परमाणु ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बीच स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने वरिष्ठ अधिकारियों और 29 निगम क्षेत्रों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिनका योगदान देश के कुल कोविड-19 मामलों में करीब 80% है। ये 30 नगरपालिका क्षेत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा के हैं। स्वास्थ्य सचिव ने इन नगर निगमों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा की। साथ ही उन्हें शहरी बस्तियों में कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश के बारे में बताया गया। इस दौरान पुराने शहर के इलाकों, शहरी झुग्गियों, प्रवासी कामगारों के शिविरों और घनी आबादी वाले इलाकों में निगरानी पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान जिलों में कोविड-19 संक्रमण के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें उच्च जोखिम वाले कारक, पुष्टि दर, मृत्यु दर, आंकड़ों के दोगुना होने की दर, प्रति 10 लाख पर जांच आदि सूचकांक थे। निगम अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई कि निषिद्ध और बफर जोन तय करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 के मामलों को रोकने और उनके प्रबंधन के साथ ही शहरी इलाकों में कोविड-19 से इतर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे RMNCH+N देखभाल, कैंसर का इलाज, टीबी निगरानी, टीकाकरण प्रयास तथा आगामी मानसून के मौसम को देखते हुए मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री की घोषणाओं से लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणाओं में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कोयला खनन, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है। इससे लोगों को कारोबार का मौका मिलेगा और लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की आवाजाही और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक स्थानों की यात्रा के वास्ते बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से आवाजाही की पहले ही अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की आवाजाही के संबंध में सूचना हासिल करने और राज्यों में फंसे लोगों की सुचारू ढंग से आवाजाही के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौजूदा एनडीएमए GIS पोर्टल पर राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS के नाम से एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। भल्ला ने कहा कि पोर्टल सभी जानकारियों को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से क्षेत्र अधिकारियों के
स्तर पर अतिरिक्त काम किए बिना राज्यों के बीच तेजी से संचार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे होंगे जो कोविड-19 की दिशा में किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रमिकों की आवाजाही को लेकर राज्यों से आग्रह किया है। राज्य श्रमिकों की आवाजाही के लिए एनडीएमए द्वारा विकसित एनएमआईएस का करें इस्तेमाल। एनडीएमए जीआईएस पोर्टल पर एनएमआईएस है मौजूद। एनएमआईएस श्रमिकों की आवाजाही के लिए केंद्रीय डेटा केंद्र के तौर पर काम करेगा। एनएमआईएस प्रवासी मजदूरों को भेजने वाले राज्य और उनके गृह राज्य की भी मुश्किलों को हल करेगा। ऑनलाइन तरीके से बिना देरी के प्रवासी कामगारों को भेजे जाने की स्वीकृति मांग सकते हैं। इस मसले पर तेजी से राज्यों के बीच हो सकेगा संवाद। इसके जरिए ये जानकारी भी मिल सकेगी कि कितने प्रवासी कहां से गए हैं और कहां पहुंचे हैं। प्रवासी कामगारों के मोबाइल नंबर इत्यादि के जरिए उनसे संपर्क भी किया जा सकेगा। प्रवासी कामगारों को लेकर राज्यों से अपना डेटा एनएमआईएस पर साझा करने का आग्रह। मिशन वंदे भारत के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। 16 मई यानी कल से शुरू हुआ यह मिशन इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इस चरण के दौरान खाड़ी क्षेत्र से 39 उड़ानों की योजना है। अभियान के दूसरे चरण के तहत कल 177 प्रवासियों को लेकर एक विमान दुबई से कोच्चि पहुंचा। 306 भारतीय नागरिकों को लेकर लंदन से दिल्ली फ्लाइट पहुंच गई है। वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 588 भारतीयों के साथ मालदीव से रवाना हुआ आईएनएस जलाश्व आज कोच्चि पहुंचेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो देश के हर जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं जहां के लोग किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि इसके लिए जिलों के डीएम कलेक्टर ऐसे लोगों के नाम और गंतव्य रेलवे स्टेशन का ब्यौरा अपने राज्य के नोडल ऑफिसर के जरिए रेलवे से साझा करें। इसके बाद रेलवे संबंधित स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करेगा। रेलवे अभी तक 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुका है और करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य उनके गंतव्य तक पहुंचा चुका है। एक दिन पहले ही रेल मंत्रालय की तरफ से राज्यों को कहा गया था कि रेलवे हर दिन 300 ट्रेनें चला सकता है। इसके लिए राज्यों को अपनी तरफ से परमिशन देने की जरूरत है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे किसी भी जिले से श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने को तैयार। जिलों के डीएम श्रमिकों के नाम और गंतव्य रेलवे स्टेशन का ब्यौरा नोडल ऑफिसर से साझा करें। श्रमिकों की जानकारी राज्य की नोडल ऑफिसर रेलवे से साझा करें। इसके बाद रेलवे संबंधित स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे अभी तक 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुका है। रेलवे तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुका है। सरकार ने कल एक अहम फैसले में मास्क के निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील देते हुए अब कपास, सिल्क, ऊन आदि से बने नॉन मेडिकल या नॉन सर्जिकल मास्क के निर्यात को मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि N95 मास्क और सर्जिकल मास्क के निर्यात पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने 31 जनवरी और 19 मार्च को जारी 2 अधिसूचनाओं के जरिए कोरोना महामारी को देखते हुए सभी तरह के मास्क के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। लॉकडाउन से उभरने के लिए केंद्र सरकार किसानों को कई सुविधाओं और आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही है और किसान भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। चंदौली के गोगारी के युवा किसान हैं शिवम सिंह। ये ड्रिप सिंचाई से अपना उत्पादन दोगुना कर रहे हैं। कई प्रकार के तरबूज और खरबूज पैदा भी कर रहे हैं। इसमें अनमोल, मुस्कान, विशाला नाम की तरबूज और खरबूजे हैं जिनकी मिठास और रंग भी अलग अलग है। चंदौली लॉकडाउन के ग्रीन जोन में है। इसके बारे में दूरदर्शन न्यूज पर समाचार देखकर जिले भर से किसान इनसे सीखने और देखने आ रहे हैं। मैं तरबूज और खरबूज का खेती किया हूँ जो कि 9 प्रकार का है। 5 प्रकार खरबूज और 4 प्रकार का तरबूज लगाया हूँ। जिसमें 2 वैरायटी बहुत अच्छी है। अंदर से पीला है, एक काटने बाहर से हरा है और अंदर से पीला है। और एक तरबूज है बाहर से पीला और अंदर से लाल है। और खरबूज दो खरबूज बहुत अच्छे हैं, एक बाहर से हरा और अंदर से भी हरा है जो बहुत मीठा है
और एक खरबूज है बाहर से भी पीला है और अंदर से सफ़ेद है। स्वदेशी जागरण मंच किसानों के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है। इसने भी किसानों का स्वदेशी के साथ आय बढ़ाने वाली फसलों और जैविक खेती से जोड़ा है। प्रधानमंत्री की सोच लोकल से ग्लोबल को आगे बढ़ाने के लिए इनके तरबूज और खरबूजे के प्रचार प्रसार को पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में करने के लिए कमर कस ली है। चंदौली के अंतर्गत ये एक गांव है, बबुरी गांव, जहां पे यहाँ के किसान, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा धान का बेल्ट है, जहाँ पे कि धान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे किसान ने इस धान के बेल्ट में खरबूजा और तरबूज, ये 9 प्रकार के खरबूज और तरबूज यहाँ पे बोए गए हैं और विशेष प्रकार की खेती की जा रही है। जहाँ सरकार किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं देश के युवा और जागरूक किसान भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती करने के लिए तैयार है। किसान अकेले अपने दम पर, युवा किसान, इसने तरबूज और खरबूजे की खेती शुरू की। डीडी न्यूज़ ने दिखाया, चंदौली के किसान इससे संपर्क कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी की बात करता है, उसके भी कई पदाधिकारी इसके लिए प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिए हैं। और प्रधानमंत्री का भी सपना है, जो बात किए हैं अभी लॉकडाउन के दौरान, कि स्वदेशी की बात की है, लोकल से ग्लोबल की बात की है। तो इस तरह से अगर स्वदेशी जागरण मंच प्रचार प्रसार करेगा, डीडी न्यूज़ जैसे चैनल्स प्रचार अगर इसको दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से ये लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ेगा। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, चंदौली। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े स्कूल कब खुलेंगे ये अभी तय नहीं है। ऐसे में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा ले रहे हैं। एनसीईआरटी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी एनसीईआरटी गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसका पालन स्कूल खुलने पर किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेजों के छात्र इन दिनों घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल फोन या लैपटॉप स्क्रीन के सामने काफी देर तक बैठकर पढ़ाई करने का प्रतिकूल प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर दिशा निर्देश तैयार कर रहा है, ताकि स्कूली छात्र इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। एनसीईआरटी के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई का मकसद सिलेबस को पूरा करना नहीं, बल्कि छात्रों में सोचने समझने और चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। वी कैन क्रिएट ए लर्निंग सिचुएशन। हम एक वीडियो दिखा सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं, एक रोल प्ले भी कर सकते हैं। कि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं ना, आवर चिल्ड्रन शुड ऑब्जर्व एंड दे शुड थिंक एंड दे शुड एनालाइज एंड दे शुड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड दे शुड कम टू सम कंक्लूजन। इसमें क्या होना, इनका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप करेगा। हम वो चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चे इसको हम सिलेबस कवर कर देंगे और सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक जो है इसको मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस कर दे, वो हम नहीं चाहते। इसके अलावा एनसीईआरटी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसका पालन लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों के खुलने पर किया जाएगा। एनसीईआरटी के मुताबिक स्कूलों में ऑड इवन प्लान को लागू किया जा सकता है। साथ ही सामूहिक क्रियाकलापों की बजाय व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर जोर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कितना स्टूडेंट को इनवाइट कर पाएंगे, वो सब रूम साइज बड़ा है, 50% को इनवाइट कर सकते हैं, और इवन कर सकते हैं। एक दिन जो और रोल नंबर वाला को बुलाएंगे, नेक्स्ट डे इवन रोल नंबर, जो बाकी जो एक दिन बीच में गैप रहेगा उनको हम असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। और अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स दे कैन डू मेनी एक्टिविटीज इनसाइड द होम। इवन जब बच्चे लोग आएंगे स्कूल, हम एट ए टाइम, सपोज हमारा स्कूल 10 बजे रीओपन खोलता है, हम वी मे नॉट इनवाइट ऑल स्टूडेंट एट 10, उसको थोड़ा टाइमिंग में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो गैदरिंग नहीं होगा। कोरोना महामारी की वजह से जब तक स्कूल बंद रहेंगे, तब तक घरों से पढ़ाई जारी रखने के लिए एनसीईआरटी ने प्राइमरी, अपर प्राइमरी और माध्यमिक कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, और जल्द ही 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में मुख्य जोर छात्रों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाने पर दिया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। नेपाल में कोरोना वायरस की वजह से मौत का पहला मामला सामने आया है। राजधानी काठमांडू से सटे सिंधुपाल्चोक जिले में 29 साल की महिला की मौत कोरोना वायरस से हो गई।
महिला ने पिछले हफ्ते बच्चे को जन्म दिया था। उसके अगले दिन बुखार और सांस लेने में समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में उसे कोरोना संक्रमित पाया गया। इस बीच नेपाल में कल कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या कुल 281 हो गई है। अब तक 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। नेपाल के 7 प्रांतों में से 6 प्रांत कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। अभी 16,366 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। और दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 46 लाख के पार हो गई है। महामारी की चपेट में आने से 3,11,000 लोगों की मौत हो गई। करीब 17 लाख लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 88,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये महामारी विकराल रूप ले चुकी है और अब तक 14 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं। वहीं इटली में शनिवार को कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 9 मार्च के बाद पहली बार सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। यहां कल 153 लोगों की मौत हुई। वहीं संक्रमण के कुल 875 नए मामले सामने आए। इटली में कोरोना महामारी के कारण मृतकों का आंकड़ा 31,000 के पार चला गया है। हालांकि यहां अब तक 2,24,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप कांटे ने कहा है कि मृतकों की संख्या में कमी आ रही है और सरकार लॉकडाउन में अगले हफ्ते से दी जाने वाली रियायतों के संबंध में बहुत सोच समझकर फैसला ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने अगले महीने से यूरोप के यात्रियों के लिए सीमाओं को खोलने सहित यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक ढील देने की भी बात कही है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को लोगों ने लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन किया और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस ने इस दौरान 19 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लोग लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ हाइड पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों का एक समूह काफी नजदीक आ गया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना महामारी से जूझ रहे फ्रांस ने कुछ समुद्री तटों को लोगों के लिए खोल दिया है। फ्रांस में 11 मई को लॉकडाउन में ढील देने के बाद लोग उत्तरी फ्रांस में स्थित समुद्री तटों पर तैरते, मछली पकड़ते और सर्फिंग करते नजर आए। फ्रांस में समुद्री तट को मध्य मार्च में बंद कर दिया गया था। सरकार ने ग्रीन जोन में स्थित कुछ समुद्री तटों को खोला है, जहां पर लोग लगभग 2 महीने के बाद खुली हवा में सांस लेते हुए नजर आए। कुछ शर्तों के साथ खुले समुद्री तटों पर घंटों तक धूप सेकने या रहने की इजाजत नहीं दी गई है। समुद्र तटों के खुलने से पर्यटन को फिर से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फ्रांस में अभी भी रेस्तरां, बार और थिएटरों के खुलने पर जून के अंत तक पाबंदी लगी हुई है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण से अब तक 27,530 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां पर कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,79,630 हो गए हैं। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान इसके संक्रमण से 800 से अधिक लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 15,000 के आंकड़े को पार कर 15,632 पर पहुंच गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 14,919 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 2,33,142 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण से 89,600 से अधिक लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो संसद से राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने बढ़ाने की अपील करेंगे। इससे पहले स्पेन में देश में जारी आपातकाल को 24 मई तक बढ़ा दिया गया था। स्पेन सरकार कोरोना वायरस आपातकाल को जून के अंत तक बढ़ाने के लिए सांसदों से समर्थन मांगेगी। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि वह आपातकाल की स्थिति के 1 महीने के विस्तार का समर्थन मांगेंगे, जिससे सरकार को 2 महीने के लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए असाधारण शक्तियां मिल सकेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।